बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है वो खैर आफियत से होंगे। और एमडी कैट के यूनिट हमारे दो जो है वो कंप्लीट हो गए थे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, मेजरमेंट एंड फोर्स। और उसके बाद हमारे पास आज जो है यूनिट नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। यूनिट नंबर 3 वर्क एंड एनर्जी का बड़ा सिंपल तो नहीं कह सकते हम, बड़े अच्छे ऐसे एमसीक्यूज भी आते हैं, बड़े सिंपल भी आते हैं इसमें से। तो वही जो इंडीडेस का फ्लेवर होता है वही सारी चीज़ें आती हैं मिक्स वगैरह। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है एज़ कम्पेयर टू यूनिट 2। एक ये छोटा यूनिट है जिसका यूनिट 1 था, लेकिन यूनिट 1 से थोड़ा सा बड़ा है। सिलेबस वाइज बात कर रहा हूँ, लेकिन एमसीक्यूज बड़े अच्छे आते हैं इसके अंदर भी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से लग रहा है, पहला हमारे पास जो है वो जो पहली हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ वर्क। वर्क के बारे में हम जो है वो हमने बताना है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्क को डिफाइन करते हैं इसमें। वर्क हमारे पास क्या है? वैसे तो बुक के स्टार्ट में लिखा कि वर्क दो तरह के होते हैं, एक मेंटली वर्क होता है, एक फिजिकल वर्क होता है, एंड सो ऑन। फिजिक्स में भी वर्क कुछ और होता है। वो सारी बातें जो हैं वो आप बुक से रीड आउट कर लीजिएगा। सिंपल अगर हम डिफाइन करें, वर्क डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फार्मूला की फॉर्म में अगर बात करें तो वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F डॉट डी विच इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा की क्या यहाँ पे जो है वो रोल है, सारा हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद सिंपल ये डॉट प्रोडक्ट है तो आपको पता है इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स अगर हम राइट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जी डी जी इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये इसका फार्मूला बनेगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब हमारे पास इसकी हम नेचर की बात करते हैं। नेचर कैसी है इसकी? डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट यहाँ पे इसके आप लोगों को बड़े अच्छे से सारे आने चाहिए। यूनिट इसके वैसे तो जौल होते हैं। जौल क्या होते हैं ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 1 जौल, नंबर 2 न्यूटन, मीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और नंबर 3 बेस यूनिट की अगर फॉर्म में बात करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होते हैं। अगर हम इसके थर्मोडायनामिक स्केल में बात करें, थर्मोडायनामिक स्केल के अंदर इसके यूनिट कैलोरी में होते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम में तो सीजीएस सिस्टम में अर्ज होते हैं। सीजीएस में इसके यूनिट अर्ज होते हैं, और अर्ज का जो रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। इसी तरह से अगर हम इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बात करें, जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। तो स्टूडेंट्स ये सारे इसके जो हैं वो पॉसिबल यूनिट्स हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होने चाहिए। इनकी कन्वर्जन आ सकती है इस तरह से। अगर हम बात करेंगे इसके यूनिट्स की, बात करेंगे इसके यूनिट जो है वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, तो वर्क के यूनिट सेम यूनिट एज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के साथ इसके यूनिट जो है वो मैच करते हैं। सेम बेस यूनिट और डायमेंशन एंड डायमेंशन कर लें।
एंड डायमेंशन एज ऑफ टॉर्क। सेम बेस यूनिट जो है वो, जैसा कि टॉर्क, यहाँ पे बेस यूनिट मैंने क्यों कहा, क्योंकि हम जो है हमारे पास जो टॉर्क है उसके यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर होते हैं, लेकिन वी कैन नॉट राइट द यूनिट ऑफ टॉर्क इन फॉर्म ऑफ जूल। ये बात आप बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखनी है कि टॉर्क की यूनिट हम जूल में राइट डाउन नहीं कर सकते, हम उसको न्यूटन मीटर में राइट करते हैं, बिकॉज दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये एक डिफरेंस है जो आप लोगों ने याद रखना है इसमें। अब हमारे पास कुछ इसके फैक्ट्स हैं, कुछ इसके केसेस हैं। डायमेंशंस के बाद आप फैक्ट्स की बात कर लें। इसके फैक्ट्स थीटा से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। नंबर 1, थीटा अगर हमारे से 90 डिग्री से बड़ा होगा, थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, तो वर्क डन जो है दैट विल बी पॉजिटिव। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, then work done is said to be positive. Number 2, if theta, यहाँ पे थीटा लेस देन आएगा, लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा की 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में होती है। उसके बाद जो है अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री करें तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती हैं। और नंबर 3, अगर बात करें 90 डिग्री पे ही, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वर्क डन जो है वो 0 होता है। और इस एंगल पे बॉडी की एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। बॉडी की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे चेंज नहीं होती। इस कंडीशन में क्या होता है, ये डिपेंड करता है फील्ड के ऊपर, या हम जिस स्पेस में काम कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर काम डिपेंड करता है। उसके बाद इसे कुछ हम जो है वो वैल्यूज देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल, किसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। या आप केसेस कह सकते हैं, वैल्यूज कह सकते हैं। वैल्यूज, अगर हम बात करें थीटा, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहां पे थीटा 0 डिग्री पे वर्क मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 डिग्री होगा तो वर्क मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। दूसरी सेकंड कंडीशन, थीटा अगर हमारे पास 90 डिग्री होगा तो वर्क 0 होगा, वो पहले भी हम यहाँ पे भी बात कर चुके हैं। नंबर 3, थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो वर्क मैक्सिमम होगा एंड नेगेटिव होगा। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि 180 में मिनिमम वर्क होगा, बट दैट इज नॉट मिनिमम, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज मैक्सिमम नेगेटिव, वो मैक्सिमम नेगेटिव होगा। एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा जब 30 डिग्री होगा तो कितना वर्क डन होगा, दैट विल बी 86% ऑफ मैक्सिमम वर्क, क्योंकि cos 30 0.866 होता है। नंबर 5, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 70% ऑफ मैक्सिमम वर्क वैल्यू होती है। और नंबर 6 अगर हम बात करें, थीटा एट 60 डिग्री, तो 50% ऑफ मैक्सिमम वर्क होता है।
तो स्टूडेंट्स ये सारी जो है हमारे पास जनरल बातें जो वर्क के बारे में इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है कि दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड, ये किसके लिए वैलिड है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये हमारे पास किसके लिए है? जस्ट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और ये वाली इक्वेशन आ सकती है, ये बताएं ये वाला फार्मूला किसके लिए वैलिड है? कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड है, या ऐसी फोर्स के लिए वैलिड है जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या ऐसी फोर्स के लिए वैलिड है जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, या वेरिएबल फोर्स के लिए जो है वैलिड है? तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये वाला फार्मूला हमारे पास जो है एफ डी कॉस थीटा, दिस इज ओनली वैलिड फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। और अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट ग्राफ। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन, ये ग्राफ बुक का ही है, हमारे पास इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट एंड ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आएगी? दिस इज आल्सो एन एमसीक्यूज। यहाँ पे हमारे पास एफ कॉस थीटा आएगा, एफ कॉस थीटा, दिस इज एन एमसीक्यूज। कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है, सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसके नीचे जो एरिया होगा दैट इज दैट गिव्स द वर्क डन। और अगर इसके स्लोप की बात की जाए, यहां पे एक एमसीक्यू मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगर इसके एरिया की बात की जाए, एरिया ऑफ ग्राफ की बात की जाए, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। और अगर स्लोप ऑफ ग्राफ की बात की जाए, ये भी एमसीक्यूज है, और नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों ने खुद में बताना है। और ये वो क्वांटिटी है जो मैंने आप लोगों को डिस्कशन में, यूनिट 1 की डिस्कशन हुई थी इस बार, उसमें मैंने आप लोगों को बताई थी। स्लोप ऑफ ग्राफ किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ ग्राफ ये किसके इक्वल होगा, ये आप लोगों ने बताना है। बहरहाल मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज है, बाकी ये भी सारे एमसीक्यूज हैं, ये सारी आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे जितना भी डाटा गिवन है दैट इज अ डायरेक्टली एमसीक्यूज आर इम्प्लीमेंटेड इन द वे ऑफ एमसीक्यूज। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एमसीक्यूज। इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज, ये बड़ा वेल नोन एमसीक्यूज है एक, वर्क डन बाय एफसी। एफसी मीन सेंट्रीपिटल फोर्स। अल्फा ऑप्शन मैक्सिमम पॉजिटिव, बीटा ऑप्शन मिनिमम नेगेटिव, चार्ली ऑप्शन 0, डेल्टा ऑप्शन मे बी ऑल। यह सारे ही हो सकते हैं। तो इसमें आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ से बड़ा वेल नोन एमसीक्यू है, चैप्टर नंबर 5 में हम वैसे इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्क डन की बात आई तो हम इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में जो एंगल बनता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ फोर्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k डिस्प्लेस
a body through five I minus 3j plus 4k, then work done is given by. अल्फा ऑप्शन 15 जूल, बीटा ऑप्शन 19 जूल, चार्ली ऑप्शन 17 जूल, डेल्टा ऑप्शन 26 जूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किस फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट्स की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है। तो सिंपली आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ था एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जी डी जी, आप इसको यूज़ करें 2 5 आर 10 प्लस माइनस माइनस 3 3 आर 9 प्लस 4 प्लस प्लस 4 4 16 10 माइनस 9 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 17 जूल। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 17 जूल। तो ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें हमारे पास। और चूंकि 2 एमसीक्यूज मैंने कर दिए, मैं अब ये चाहता हूं कि थर्ड एमसीक्यूज आप लोग खुद करें। अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg, चलिए 5 kg कर लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg initially at rest displays by a force of 2 Newton for 10 seconds, then work done is। तो बताएं वर्क डन जो है वो इसमें क्या होगा। एक मैस है 5 kg का जो इनिशियली जो है वो रेस्ट में था, हमने जो है वो इसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से मूव किया, हमने इसको एक फोर्स से जो है वो 2 न्यूटन से मूव करवाया। तो बताएं वर्क डन कितना होगा। अल्फा ऑप्शन, यहाँ पे डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली कर लें, दैट्स बेटर, हॉरिजॉन्टली। अल्फा ऑप्शन 10 जूल, बीटा ऑप्शन 20 जूल, चार्ली ऑप्शन 30 जूल, डेल्टा ऑप्शन 40 जूल। तो स्टूडेंट ये आपने एमसीक्यूज सॉल्व करके बताना है मुझे, चाहे आप हेल्प ले लें, ग्रुप में डिस्कस कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। A charged particle moving with an energy of 10 joule enters into a magnetic field of 10 Tesla, magnetic field strength of 10 Tesla, then after its एनर्जी इस, बताएं उसके बाद इसकी एनर्जी क्या होगी। अल्फा ऑप्शन 100 जूल,
बीटा ऑप्शन 10 जूल, चार्ली ऑप्शन 1 जूल, डेल्टा ऑप्शन 0 जूल। तो ये एमसीक्यू, इस एमसीक्यू का आंसर भी आप लोग खुद देंगे। एक और चीज़ यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट, देन आफ्टर इट्स एनर्जी, ये एक एमसीक्यूज है, दिस इज 1 एमसीक्यूज। इसके साथ मैं एक और एमसीक्यू रिलेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे होता चेंज इन एनर्जी, देन चेंज इन एनर्जी, तो इसी स्टेटमेंट के साथ हमारे ये 2 एमसीक्यूज हो गए हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने दोनों ही करने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, a man is pushing a block of mass is equal to 10 kg against रहने दें, a man is pushing a block m is equal to 10 kg horizontally on a surface, then work done against friction of surface is alpha option positive, beta option negative, चार्ली ऑप्शन न्यूट्रल, डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस कर दें या नन कर दें, इसमें नन ऑफ दिस। तो बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बड़ी एक टेक्निकल सी बात है। देखें लेट बी से मैं इसकी डायग्राम बनाना पसंद करूँगा कि हम इसको डायग्रामेटिकली हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेट बी से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ एक ब्लॉक पड़ा हुआ है m, ये ब्लॉक है m, इसको एक आदमी पुश कर रहा है, जाहिर बात है फोर्स लगा रहा है इसको, ये है फोर्स। अब जाहिर बात है जब इसको फोर्स लगा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, इसका एंगल जो है वो समथिंग 90 से छोटा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा बाय दिस फोर्स दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट होगी, इसको रोक रही होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इधर की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। हमने कहा अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट, अगेंस्ट कौन सी फोर्स काम कर रही है? ये काम कर रही है। तो इस एमसीक्यूज के अंदर जो अगेंस्ट का वर्ड आया दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो अगेंस्ट का वर्ड क्या कह रहा है कि किस फोर्स से काम हुआ, एक्चुअली इट इज आस्किंग अस अबाउट द अप्लाइड फोर्स, कि अप्लाइड फोर्स कौन सा काम करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैन ब्लॉक को पुश कर रहा था, तो इसने जो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया दैट इज पॉजिटिव, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसी अगेंस्ट के वर्ड को देखें, अगर मैं इसको कर देता बाय, अगेंस्ट को खत्म कर दूं और यहां कर दूं बाय, देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑफ सरफेसेस, फ्रिक्शनल फोर्स आना चाहिए वैसे तो, फ्रिक्शनल फोर्स, देन वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सरफेसेस। अब बताएं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से जो वर्क किया गया वो कैसा है? जाहिर बात है डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट है। अब दोनों में एंगल 180 डिग्री बनेगा, तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा? 90, और सॉरी नेगेटिव आ जाएगा, वर्क डन इसमें आ जाएगा बीटा ऑप्शन दैट इज ऑफ नेगेटिव। सो यू हैव टू कह लें कि आपने बहुत एम्फेसाइज करना है इस वर्ड के ऊपर, अगेंस्ट है या बाय है, तो उसमें आपके पास सिर्फ अगेंस्ट और बाय के वर्ड से काम सारा ख़राब हो सकता है। तो सो ये थे हमारे पास वर्क के एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। इसमें
उसके फार्मूला ही हम देखते हैं, और वर्क के कुछ फार्मूला ही हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लिखना सारे के सारे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हैं चाहे वो सेकेंड ईयर के हैं हमारे। तो एक बात तो याद रखेंगे, हमारे पास ये जो फार्मूला था सारा वो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फार्मूला अगर हम देखें, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक काम और करना है, यहाँ पे मैं कुछ काम आपको करने के लिए दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 4.1 आप लोग करेंगे, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n F I D I cos थीटा I, ये फार्मूला होता है इसका। और ग्राफ की बात करें तो इसमें ग्राफ जो होता है दैट इज बिटवीन डी आई एंड F cos थीटा I, वो हमारे पास जो है वो इस तरह से कर्व ग्राफ होता है जो कि वेरिएबल रिलेशन शो कर रहा होता है। एरिया अंडर द ग्राफ सेम लाइक दैट ऑफ वर्क। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ बातें आप लोग खुद करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स, डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स विथ एग्जाम्पल्स। या आप लोग खुद करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास मैंने बताया कि वर्क की कुछ फॉर्म्स हैं, वो आप लोग याद रखेंगे कि किस फील्ड में क्या क्या वर्क की इक्वेशन यूज होती है। इसे आप टाइप्स ऑफ वर्क कहते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। पहला हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ वर्क। स्टूडेंट देखें टाइप्स ऑफ वर्क हमारे पास क्या क्या हैं, यहाँ पे बहुत सारी हैं। नंबर 1 वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नंबर 2 वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नंबर 3 वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। नंबर 4 वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड। नंबर 5 वर्क डन बाय कांस्टेंट प्रेशर या थर्मोडायनामिक्स में। नंबर 6 वर्क डन इन डिफॉर्मेशन। इस तरह से नंबर 7 वर्क डन टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 8 वर्क डन टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये सारी जो है वो टाइप्स हो सकती हैं। अब जारी बात इनके रिलेशंस भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनके रिलेशंस अगर हम देखें, इनके फार्मूलाई अगर हम देखें, रिलेशंस मीन फार्मूलाई। पहला जो है वो W इज इक्वल टू FD cos थीटा। दूसरा जो है W इज इक्वल टू
summation I is equal to 1 to n fi cos theta I di. Number 4, work energy principle. Work is equal to change in kinetic energy. Work done by conservative field. Work is equal to change in potential energy. Work done by constant pressure. W is equal to pressure into volume by thermodynamic system. Work done in deformation. W is equal to half F delta L. और एक और फॉर्म भी बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी होती है, W is equal to हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. ये चैप्टर नंबर 17 में से है, बड़ा एक अच्छी सी इसकी फॉर्म है, मैं तो अच्छी सी कहूँगा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. वर्क डन टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. W is equal to half CV square in capacitor. Work done to store magnetic energy in inductor. W is equal to half Li square. So these can be the form of energy or work. जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग इन फार्मूलाई को जब यूटिलाइज करके कर सकते हैं. सो दीज आर द फार्मूलाइज ऑफ वर्क डन एंड देयर रिलेशंस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप लोग देखें हमारे पास जो टॉपिक है वो है पावर का. पावर क्या होती है, तब तक आप इसकी जो है वो डेफिनेशन रिकॉल कर लें. व्हाट इज पावर? पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड वी. डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी को भी पावर कहते हैं. फार्मूलाई के फॉर्म में देखें तो फार्मूलाई W इज इक्वल टू और P इज इक्वल टू पावर वर्क ओवर टाइम और पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम. P इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा T और पावर इज इक्वल टू F डॉट V. यहाँ पे पावर के जितने भी फार्मूला ये चाहे वो हमारे पास मैकेनिकल की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, ये सारे फार्मूला हमारे पास मैकेनिकल की फॉर्म में. अगर हम इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में देखें तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूले थे डिफरेंट. P इज इक्वल टू VI वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. दिस फार्मूला वी कैन यूज VI cos थीटा था, यहाँ पे अगर हम cos थीटा को इन्वॉल्व कर लें, दिस इज फॉर AC सर्किट्स, दिस इज फॉर सीरीज सर्किट एंड दिस इज फॉर पैरेलल सर्किट. तो ये सारे फार्मूला जो हैं वो वर्क के पॉसिबल हो सकते हैं, और भी फार्मूला इसके बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास करंटली यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इसके हमारे पास यूनिट और नेचर इसकी अगर हम बात करें तो पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट हमारे पास वॉट होते हैं. वॉट, 1 वाट क्या होता है आपने उसको भी रिकॉल करना है. 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, और 1 जूल वर्क अगर 1 सेकेंड में हो तो हम कहेंगे कि इसकी पावर, जो भी बॉडी काम कर रही है उसकी पावर जो है वो 1 वाट है. देखो इंजन काम कर रहा है. अगर हम इसके और यूनिट देखें 1 हॉर्स पावर, दैट इज द कमर्शियल यूनिट विच इज इक्वल टू 746 वाट.
इट इज़ कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट अगर हम एक और देखें, हमारे पास एक और यूनिट बुक में बड़ा फेमस है 1 किलोवाट आवर, जो आप लोगों ने किया होगा 3.6 मेगा जूल। ये भी आपके पास बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक आपने और चीज़ देखनी है। अब चूँकि ये थोड़ा सा इस तरह फॉर्म में भी आता है 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू, तो आपने याद रखना है दैट इज इक्वल टू 3.6 गीगा जूल। इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो करनी है दो चीज़ें, एक तो आपने एग्जांपल करनी है 4.2 है या 4.3 है, 4.2 और 4.3 आप लोगों ने बुक से देख लेना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल हैं, एक आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें हमें कहा गया है कि एक ऑटोमोबाइल है, उसकी फोर्स इतनी डेवलप होती है, उसकी स्पीड इतनी है, वो आप लोगों ने करना है। एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल तो इसके बुक से में से हैं, एग्जाम्पल प्लस न्यूमेरिकल्स फ्रॉम बुक, ये आप लोगों ने लाजमी देख लेने। और यहाँ पे अगर हमारे पास 4 कांस्टेंट वर्क की बात करें, अगर हम वर्क को कांस्टेंट रखें फॉर कांस्टेंट वर्क, तो हमारे पास जो पावर का टाइम के साथ रिलेशन है वो बन जाएगा इनवर्स, और यू कैन से दैट P1 ओवर P2 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। ये हमारे पास बहुत सारे MCQs में यूटिलाइज होगा। जिस तरह के एग्जांपल ये आ रही है कि एक आदमी ने स्टेयर्स चढ़ी हैं, आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट करें। अगर 2 पर्सन हम कहते हैं, लेट मी से, मैं इसका एक MCQs ही कोड कर देता हूँ यहाँ पे। MCQs 2 persons climbs up through stairs of height 10 meter. If first takes 3 seconds and second takes 4 seconds, then P1 रेशो P2 क्या होगी? अल्फा ऑप्शन 3/4, बीटा ऑप्शन 9/16, चार्ली ऑप्शन 4/3, डेल्टा ऑप्शन 16/9। अब यहाँ पे हमें सेम वर्क की बात नहीं की, जारी क्या बात है, दोनों ने स्टेयर्स जो है वो क्लाइंब की हैं, जिनकी हाइट 10 मीटर है, तो दोनों से किया गया वर्क डन जो है वो सेम होगा। यहाँ पे सेम अमाउंट का वर्ड भी आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ स्टेटमेंट में नहीं दिया, उसकी जगह मैंने यहाँ पे हाइट दी हुई है। तो हाइट सेम है तो जारी बात है दोनों का किया गया वर्क डन जो है वो सेम होगा। यहाँ पे आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर लें, उसकी रीज़न एक और भी है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क, उसकी रीज़न हमारे पास mg भी है। तो यहाँ पे अगर हम सेम अमाउंट वर्क की बात करते हैं तो P1 रेशो टू P2 कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा, चूँकि P1 ओवर P2 T2 ओवर T1 दैट इज इक्वल टू 4/3। अगर यहाँ हम सेम अमाउंट ऑफ वर्क की बात ना करते, हो सकता है कि एक का वज़न जो है वो ज़्यादा हो और एक का वज़न जो है वो बिल्कुल कम हो, तो सो दैट्स वाई। सो ये एक MCQs मैंने पावर का जो है यहाँ पे पुट किया है। अब नेक्स्ट इसके MCQs देखते हैं पावर से हम। स्टूडेंट इसका MCQs देखें, द पावर आउटपुट ऑफ अ लैम्प इज 6 वाट, हाउ मच डज इट कंज्यूम एनर्जी इन 2 मिनट्स। यहाँ पे हमने बताना है कि एनर्जी जो है 2 मिनट में कितनी कंज्यूम कर रहा है। तो पावर देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो 6 वाट है, टाइम जो है 2 मिनट्स, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 120 सेकंड। आपने एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का फार्मूला होगा एनर्जी
is equal to power multiplied by time, that is of 6 multiplied by 120, it will become 720 joule. So correct option is of delta. It is well known MCQs. इसमें से जो चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास मिनट में हो सकता है, यहाँ पे सेकंड दिया हो, या हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे मैंने पावर दी है, आपके पास एनर्जी गिवन हो, यहाँ पे एनर्जी गिवन हो और आपके पास आंसर जो है वॉट में ना हो, बल्कि यहाँ पे आंसर देखें वॉट। अगर हमसे यहाँ पे वर्क, यहाँ पे एनर्जी गिवन होगी, अगर यहाँ पे एनर्जी गिवन होगी, इफ़ E इज़ गिवन, तो फिर आपने जारी बात है आपने पावर निकालनी होगी। पावर अब आपको पता है कि जूल पर सेकंड में होती है, तो हो सकता है कि एमसीक्यूज में जूल पर मिनट हो, तो ये चीज़ें आपने इंडिडेक्स के अंदर याद रखनी है। इसके अलावा लेट बी से और एमसीक्यूज इसके, हमारे पास एक ग्राफ है, लेट बी से दिस इज अ ग्राफ ऑफ वर्क एंड टाइम। इसमें इसका एंगल हमें देते हैं वो 30 डिग्री, इसका भी एंगल देते हैं 30 डिग्री। दिस इज ग्राफ ए एंड दिस इज ग्राफ बी। और हमसे ये पूछा गया बताएं कि इन दोनों के वर्क की रेशो क्या होगी, यानी कि पी ए रेशो टू पी बी क्या होगा। ये हमने पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में भी किए हुए हैं। पी ए रेशो टू पी बी क्या होगा, तो आपको पता है कि इनका एंगल गिवन है। पी ए का जो है पावर वो होगी 10-30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3, और पी पावर बी की बात करें दैट इज इक्वल टू 10-60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3। पी ए रेशो टू पी बी आपके पास आ जाएगा 1/3। तो किसका काम पावर ज़्यादा है, पी ए रेशो, अगर हम यहाँ से पी बी करें तो पी बी इज इक्वल टू 3PA। तो इस तरह से एक ग्राफ से भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होगा, तो वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप जो है हमारे पास वर्क पावर के इक्वल होगा। इससे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, हमारे पास एक गाड़ी है, लेट बी से एक स्प्रिंटर है। अ स्प्रिंटर ऑफ मैस 200 kg। एक स्प्रिंटर एक गाड़ी है, उसका मैस मोटरसाइकिल जो है आप कह लें सुजुकी स्प्रिंटर जो होती है, स्प्रिंटर ऑफ मैस 200 kg starts from rest and after 2 seconds its velocity becomes 20 meter per second, then power of its इंजन। आपने पावर बतानी है इसके इंजन की। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, देखें पावर मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ओवर टाइम। हमारे पास इसने मोशन परफॉर्म किया, तो मोशन में एनर्जी कौन सी थी, काइनेटिक। मैंने अभी आपको लिखा था वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है, यू नो इट वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स ये इसके कुछ एमसीक्यूज। अगर हम एक और इसका एमसीक्यू देखें, बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल सा एमसीक्यू, तो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज। इफ power instantaneous is equal to average, then work is done at alpha option uniform rate, beta option non uniform रेट,
चार्ली ऑप्शन, वेरिएबल रेट और डेल्टा ऑप्शन, ऑल मे बी, या चारों ही हो सकते हैं। तो ये इसके पॉसिबल जो है वो ऑप्शन या इसको कर लें एट हाई रेट कर लें, एट हाई रेट। तो इसमें पावर इंस्टेंटेनियस और पावर एवरेज का इक्वल होंगे जब वर्क इज डन एट यूनिफॉर्म रेट। ये बड़ा एक्सेलेरेशन के में भी था चैप्टर नंबर 3 में कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन और एवरेज एक्सेलेरेशन किस वैल्यू पे इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है पावर से रिलेटेड एमसीक्यू से और वर्क से रिलेटेड एमसीक्यू से आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल इंशाल्लाह हम एनर्जी वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।